Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Saruman. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सम कॉमन एसेक्सुअल मेथड, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एसेक्सुअल मेथड जो पाया जाता है उनमें से चंद जो कॉमन तरीन मेथड्स हैं उन पर हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम देख रहे हैं वो है फिशन। फिशन के लफ्जी मायने होते हैं ब्रेक, यानी कि तोड़ना, किसी भी चीज़ को तोड़ना फिशन कहलाता है। बच्चों, ये जो होता है फिशन, ये आपको बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट में मिलेगा। मिसाल के तौर पे एमीबा और पैरामीशियम। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाने वाला सबसे सिंपल और सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें पेरेंट का जो सेल होता है वो अपने आप को ब्रेक करके डॉटर ऑर्गेनिजम्स को पैदा करता है। ठीक है, यानी कि एक पेरेंट सेल है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया अपने सेल को ब्रेक करेगा और डॉटर बैक्टीरिया बना देगा। इसी तरह एमीबा है तो एमीबा जो है अपने सेल को ब्रेक करेगा और डॉटर एमीबा बना देगा। इस तरह का जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको फिशन कहा जाता है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फिशन होता है वो दो तरह का होता है। एक कहलाता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में पेरेंट सेल अपने आप को जब ब्रेक करेगा तो दो सेल्स के अंदर ब्रेक कर देता है। मिसाल के तौर पे एमीबा सबसे पहले अपने न्यूक्लियस को ब्रेक करता है, दो न्यूक्लियस बना देता है। फिर दो न्यूक्लियस बनाने के बाद वो अपने साइटोप्लाज्म को ब्रेक करके, और अब ये एक पेरेंट एमीबा से दो एमीबा हो गए, तो ये बाइनरी फिशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें पेरेंट सेल ने अपने आप को ब्रेक करके दो सेल्स बना दिए। इसी तरीके से अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस तो नहीं होता, क्योंकि वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। उसके अंदर आपको खाली जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। तो बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट कर लेता है, दो जेनेटिक मटेरियल हो जाते हैं, और उसके बाद फिर अपने सेल को ब्रेक करता है और एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने सेल को ब्रेक करके दो हिस्सों में ब्रेक करे और दो ऑर्गेनिजम्स बन जाएं, तो ये बाइनरी फिशन कहलाता है। इसी तरह फिशन की जो दूसरी टाइप होती है उसको मल्टीपल फिशन कहा जाता है। इसमें पेरेंट सेल जो है वो अपने न्यूक्लियस को पहले बहुत सारे न्यूक्लियस में ब्रेक कर देता है, छोटे छोटे बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, और हर न्यूक्लियस के साथ थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म आ जाता है, और ये जो बनते हैं इनको हम एंडोस्पोर्स कहते हैं। फिर उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी सख्त हो जाती है, सिस्ट कहा जाता है। कुछ अरसे बाद ये सिस्ट ब्रेक हो जाती है और ये जितने भी अंदर एंडोस्पोर्स बने थे ये रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होने के बाद ये थोड़ा ग्रो करते हैं और हर एंडोस्पोर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो यूं इस एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को ब्रेक करके बहुत सारे नए डॉटर ऑर्गेनिजम्स बना दिए। ये मल्टीपल फिशन कहलाती है। एमीबा बैक्टीरिया मल्टीपल फिशन जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में करते हैं, यानी जब कंडीशंस अच्छी होती हैं, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो एमीबा, यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया ये बाइनरी फिशन वाला मेथड अपनाते हैं। अपने एक सेल को ब्रेक करके दो सेल्स में डिवाइड कर देते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं। लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, पानी की कमी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो फिर ये एमीबा बैक्टीरिया ये मल्टीपल फिशन अपनाते हैं। इससे ना सिर्फ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं बल्कि ये अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव भी कर लेते हैं। तो ये होता है फिशन, जो कि सबसे सिंपलेस्ट और फास्टेस्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद दूसरा जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कहलाता है बडिंग। बडिंग बच्चों, एक तो आपको ये यूनिसेलुलर फंगस होता है जिसको यीस्ट कहा जाता है, एक तो बडिंग आपको इसमें मिलेगी। इसी तरह कुछ लोअर एनिमल्स होते हैं जैसे कि हाइड्रा, इनमें भी आपको बडिंग मिलती है। पहले अगर हम यीस्ट की बात करें तो यीस्ट का जो सेल है वो अपने सेल पर एक छोटी सी आउटग्रोथ बनाता है जिसको बड कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे जिस्म पे दाना हो जाता है, तो इसी तरह ये यीस्ट जो है अपने सेल में एक छोटी सी आउटग्रोथ बना देता है, दैट इज कॉल्ड द बड। फिर ये बड जो है आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करती रहती है और एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाती है। जैसे ही ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगी तो अब ये अपने पेरेंट सेल से अलहदा हो जाएगी
पेरेंट सेल अलग हो जाएगा और ये बड अब एक नया ऑर्गेनिज्म कहलाएगी। इसको कहते हैं बडिंग। इसी तरीके से अगर हम लोअर एनिमल की बात करें तो लोअर एनिमल फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, इनकी बॉडी पर एक छोटी सी आउटग्रोथ आ जाती है जिनको बड कहा जाता है। ये बड फिर आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप होके एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म बन जाती है। जब ये फुली डिवेलप हो जाती है, फुली ग्रोन हो जाती है, तो फिर ये बर्ड अपने पेरेंट बॉडी से अलहदा हो जाती है और अब ये बर्ड एक नया ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। सो ये कहलाता है बडिंग, जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म अपनी सेल या बॉडी पर एक छोटी सी बड बनाता है और वो बड फिर ग्रो होके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाती है और फिर पेरेंट की बॉडी से अलहदा हो जाती है। उसके बाद जो थर्ड मूड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखेंगे वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन बच्चों आपको फंगस में, एल्गीज में और प्लांट्स में मिलता है। जितने भी, एक तो यूनिसेलुलर फंगस जो यीस्ट है उसका तो मैंने आपको बता दिया, वो बडिंग करता है, और जितने भी मल्टी सेलुलर फंगस होते हैं वो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करते हैं। इसी तरह एल्गीज, कुछ एल्गीज होती हैं उनमें भी आपको मिलेगा स्पोर फॉर्मेशन, और प्लांट्स में भी आपको ये स्पोर फॉर्मेशन मिलता है। फंगस को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लें तो फंगस आपने देखा होगा डबल रोटी पर हमारे पास फंगस उग जाती है। कोई अगर हम फल जो है वो बाहर निकाल के रख दें तो उस फल पर भी हमें फंगस ग्रो हुई भी नजर आती है। तो इन फंगस की बॉडीज को अगर हम देखें तो इनकी बॉडी माइसीलियम कहलाती है, जो कि लंबे लंबे सेल से मिलके बनी हुई होती है। इन लंबे लंबे सेल्स को हम हाइफी कहते हैं। इन हाइफीज में कुछ ऐसी हाइफीज होती हैं जो वर्टिकली इरेक्ट होती हैं, सीधी सीधी ग्रो होती हैं, और उन हाइफीज को स्पोरेंजियोफोर्स कहा जाता है। इन स्पोरेंजियोफोर्स की टिप पर एक स्वेलिंग बॉडी, एक मोटी सी गोल सी बॉडी बनी हुई होती है जिनको स्पोरेंजियम कहा जाता है। इन स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे से यूनिसेलुलर स्पोर्स तैयार होते हैं, यानी एक सेल के बराबर ये छोटे छोटे से जो है वो छोटे छोटे से सेल्स बनते हैं जिनको स्पोर्स कहा जाता है। जब ये स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स डिवेलप हो जाते हैं तो ये स्पोरेंजियम रप्चर हो जाता है और ये स्पोर्स जो हैं फिर हवा में रिलीज हो जाते हैं। अब ये स्पोर्स किसी फूड मटेरियल पे, किसी डबल रोटी पे, किसी फंगस पे जब ये गिरेंगे तो वहाँ ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, डिवेलप करेंगे और एक नई फंगस को पैदा कर देंगे, एक नया माइसीलियम डिवेलप कर देंगे फंगस का। तो ये जो कहलाता है जिसके अंदर यूनिसेलुलर स्पोर्स तैयार हो रहे हैं, फिर ये स्पोर्स रिलीज होते हैं और फिर ये हर स्पोर जो है वो डिवेलप करके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसको स्पोर फॉर्मेशन कहा जाता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको हायर प्लांट्स में मिलता है। आपने पढ़ा है कि हायर प्लांट्स के अंदर जो है हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है। इनमें एक होता है रूट्स, एक होती हैं स्टेम और आते हैं लीफ। ये वेजिटेटिव पार्ट्स उमूमन इनका काम सीड्स को प्रोड्यूस करना नहीं होता, बट अगर वेजिटेटिव पार्ट के जरिए अगर एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाए, एक नया पौधा पैदा हो जाए बाय दिस वेजिटेटिव पार्ट, यानी लीफ के जरिए, स्टेम के जरिए, रूट के जरिए एक नया प्लांट बन जाए तो इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। इन रूट, स्टेम, लीफ जिनके अंदर जो कि नया पौधा पैदा कर रहे हैं, इनके अंदर छोटी छोटी सी बर्ड्स होती हैं और ज़्यादातर केसेस के अंदर इनके अंदर रिजर्व फूड स्टोर हुआ होता है। सो अगर हम स्टेम को लें अपने जहन में, स्टेम की बात करें तो स्टेम के अंदर फॉर एग्जांपल रनर की बात करते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं फॉर एग्जांपल ग्रास और स्ट्रॉबेरी, इनका जो स्टेम होता है वो ज़मीन पर हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है। जब ये हॉरिजॉन्टली ग्रो होगा तो इस स्टेम को फिर हम रनर कहते हैं। इन रनर्स के अंदर छोटी छोटी सी जगह जगह बर्ड्स पाई जाती है। ये बर्ड्स जो हैं ये डिवेलप करके एक छोटा सा प्लांट्स बन जाती हैं। फिर ये प्लांट, ये डॉटर प्लांट्स अब रनर से अलहदा हो जाएंगे और एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया पौधा बन जाएंगे। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गई क्योंकि यहाँ पर स्टेम की मदद से एक नया पौधा पैदा हुआ है। इसी तरीके से बल्ब की बात करते हैं। बल्ब क्या होते हैं? कुछ ऐसे स्टेम्स होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, स्वेलिंग होते हैं, थोड़े से फूले हुए होते हैं, गोल शेप में होते हैं और इनके अंदर आपको बर्ड्स मिलती हैं। कंडीशंस अच्छी हो, वाटर प्रोवाइड हो तो ये जो बर्ड्स होती हैं इन बल्ब्स के अंदर ये ग्रो करती हैं और इनमें से एक नया स्टेम डेवलप हो जाता है और एक नया पौधा उग जाता है। तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया क्योंकि यहाँ पर भी एक वेजिटेटिव पार्ट यानी कि स्टेम के जरिए एक नया पौधा पैदा हो रहा है।
इसी तरीके से ट्यूबर्स की बात करें तो ट्यूबर्स हमारे पास कुछ ऐसे स्टेम्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर होते हैं और इनके अंदर छोटी छोटी सी नोड्स पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटोस स्टेम है, थोड़े स्वेलिंग पार्ट्स होते हैं, ये इनको हम स्टेम ट्यूबर्स कहते हैं। ये ज़मीन के अंदर होते हैं और इनमें आपको छोटी छोटी सी बर्ड्स मिलती हैं। ये स्टेम, अगर ये पोटैटो हम पेरेंट प्लांट से निकालें और अलग ज़मीन पे डाल दें, पानी प्रोवाइड करें, तो इन बर्ड्स में से छोटे छोटे से प्लांट्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे और ये बर्ड जो हैं और अब ये ट्यूबर्स जो है ये एक नया पौधा पैदा कर देंगे। तो ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गई, क्योंकि यहाँ पर भी एक वेजिटेटिव पार्ट के जरिए एक नया पौधा पैदा किया गया है। इसी तरह अगर हम लीफ की बात करें कि लीफ के जरिए किस तरीके से एक नया पौधा पैदा हो जाता है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम, इनके लीव्स के जो मार्जिन होती हैं उनमें बर्ड्स पाई जाती हैं। ये बर्ड्स जो हैं ये थोड़ी सी ग्रो करती हैं, फिर ये बर्ड्स जैसी ज़मीन से टच होती हैं, जैसे कि लीफ गिर जाए तो लीफ गिर जाएगा तो ये बर्ड्स जो है वो ज़मीन से टच हो जाएंगी, या लीफ जो है वो झुक जाए ज़मीन से टच हो जाएंगी ये बर्ड्स। तो इन बर्ड्स में से फिर एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होती हैं और ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। अब ये बर्ड लीफ से अलहदा हो जाएंगी और अब ये एक नया पौधा बन जाएंगी। तो यहाँ पर एक वेजिटेटिव पार्ट यानी लीफ के जरिए एक नया पौधा पैदा हुआ, तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाएगा। सो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन कि प्लांट अगर अपने वेजिटेटिव पार्ट्स का इस्तेमाल करके एक नया पौधा पैदा कर दे, इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। वेजिटेटिव पार्ट से मुराद रूट हो जाता है, स्टेम हो जाता है, लीफ हो जाता है। इन वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर बर्ड्स होती हैं और इन वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर रिजर्व फूड मौजूद होता है। ये बर्ड्स रिजर्व फूड कंडीशंस अगर अच्छी हो, पानी प्रोवाइड करें, ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, तो फिर ये बर्ड्स डेवलप करके एक नया पौधा पैदा कर देती है। उसके बाद जो लास्ट आज के क्लास में जो लास्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखेंगे वो है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन बिल्कुल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तरह होता है, यानी इसमें भी, ये भी हायर प्लांट्स में आपको मिलेगा, इसमें भी हम वेजिटेटिव पार्ट्स का इस्तेमाल करके एक नया पौधा पैदा होता है। बट यहाँ पर ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि ये कोई एक नेचुरल मेथड नहीं होता, बल्कि इसमें इंसान जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट शामिल होती है। इंसान जो है वो किसी वेजिटेटिव पार्ट का इस्तेमाल करके अगर एक नया पौधा पैदा करे तो इसको आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे कटिंग एक टेक्निक होती है। कटिंग के अंदर हम प्लांट का एक स्टेम कट करते हैं जिस स्टेम में नोड्स होनी चाहिए। ऐसा स्टेम कट करें जिनमें नोड्स पाई जाएं। अब इस स्टेम को अगर हम ज़मीन पर इसको जो है वो फिट कर दें और पानी प्रोवाइड करें, कंडीशंस प्रोवाइड करें, तो अब इन बर्ड्स में से आपको जो है वो लीव और स्टेम और ब्रांचेस डेवलप होती हुई नजर आएंगी, यानी कि ये जो कट पीस था स्टेम का अब ये एक नया प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने एक वेजिटेटिव पार्ट यानी स्टेम का इस्तेमाल किया है, बट यहाँ ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व हैं। इट इज़ नॉट अ नेचुरल मेथड। यहाँ इंसान ने प्लांट के स्टेम को कट करके एक नया पौधा पैदा किया। इसी तरीके से एक और टेक्निक होती है जिसको ग्राफ्टिंग कहा जाता है। यहाँ दो पौधों को मिलाया जाता है, दो पौधों के स्टेम्स को मिलाया जाता है। एक ऐसा पौधा होता है जिसको स्टॉक कहा जाता है, जिसके पास अपना एक रूट सिस्टम होगा, और दूसरा जो स्टेम होता है इसको सीशियन कहा जाता है। ये दोनों स्टेम्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है दोनों स्टेम्स जुड़ जाएंगे और अब आपके पास एक नई वैरायटी का प्लांट पैदा हो जाएगा। तो ये ग्राफ्टिंग कहलाता है। ग्राफ्टिंग टेक्निक की मदद से हम जो है वो डिफरेंट वैरायटीज़ के पौधे डेवलप करते हैं, नई वैरायटीज़ बनाते हैं प्लांट की। यहाँ पर भी आपने देखा कि वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व हुआ है, स्टेम इन्वॉल्व है और यहाँ ह्यूमन एफर्ट्स भी इन्वॉल्व हैं। तो ये भी एक आर्टिफिशियल प्रोपगेशन हो जाएगा। और इसी तरह एक और टेक्निक होती है जिसको हम क्लोनिंग कहते हैं। यहाँ पर भी ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व होंगी। यहाँ पर हम वेजिटेटिव पार्ट का इस्तेमाल करेंगे। किसी एक पौधे के कुछ टिश्यूज को लिया जाता है और उनको लैब में पेट्री डिश के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स के अंदर डाल दिया जाता है। यानी इन टिश्यूज को अब आप लैब में ग्रो करेंगे। इन टिश्यूज को एक पेट्री डिश में रखा जाता है और उस डिश में ग्रोथ मीडियम होता है। इस ग्रोथ मीडियम में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स भी होते हैं, जो वो तमाम चीज़ें इस न्यूट्रिएंट में शामिल होती हैं जो प्लांट ग्रोथ को चाहिए होती है। प्लांट यानी प्लांट की ग्रोथ के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो इस न्यूट्रिएंट में शामिल होती हैं।
सो अब ये टिश्यूज जो है वो डेवलप करके छोटे छोटे से पौधे बन जाते हैं जिनको प्लांटलेट्स कहा जाता है। फिर इन प्लांटलेट को जमीन में जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है और यूं जो है वो अब हर प्लांटलेट से एक नया जो है पौधा डेवलप हो जाएगा। सो ये भी आर्टिफिशियल प्रोपगेशन हो गई क्योंकि यहाँ पर भी ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व है। तो ये हैं जी कुछ एसेक्सुअल मेथड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। अब आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फ्यूजन, यानी ऐसे यूनिसेलुलर का मतलब हुआ एक सेल वाले, ऐसे एक सेल वाले स्ट्रक्चर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कोई गैमेट्स नहीं होगा, कोई फ्यूजन नहीं होगी। सो वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन था जिसके अंदर हमारे पास यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे थे। वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स रिलीज होते हैं, फूड पर गिरते हैं और फिर ये जो है जर्मिनेट करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो ये हमने स्पोर्स फॉर्मेशन के अंदर हमने देखा था कि फंगस जो है उनकी बॉडी में इरेक हाइफीज होती हैं जिसको स्पोरेंजियोफोर्स कहा जाता है और उनके टिप पे स्पोरेंजियम डेवलप होता है और उस स्पोरेंजियम के अंदर ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर होते हैं जिनको स्पोर्स कहा जाता है। ये स्पोर्स आपस में फ्यूज नहीं होते बल्कि हर स्पोर फूड पे गिरता है और एक नए फंगस को डेवलप कर देता है। तो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर स्पोर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्लांट स्टेम दैट अराइज फ्रॉम बड्स ऑन द बेस ऑफ पेरेंट प्लांट। प्लांट के स्टेम जो कि बर्ड्स में से अराइज होती हैं और ये बर्ड्स कहाँ होंगी, पेरेंट प्लांट की बेस पे। तो उन प्लांट स्टेम्स को हम क्या कहते हैं, तो बच्चों उनको हम सक्कर कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पेरेंट बैक्टीरिया डिवाइड इनटू टू डॉटर बैक्टीरिया, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड। अगर हमारे पास एक पेरेंट बैक्टीरिया का सेल है वो अपने आप को डिवाइड करता है, दो डॉटर बैक्टीरिया बन जाए तो इस तरह का रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या नन ऑफ दीज। तो हमने देखा कि बैक्टीरिया जो है वो फिशन के जरिए रिप्रोड्यूस करता है। फिशन का मतलब है बैक्टीरिया अपने सेल को डिवाइड करेगा और डॉटर बैक्टीरिया पैदा करेगा। फिर हमने बात की कि दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। अगर बैक्टीरिया अपने सेल को दो डॉटर बैक्टीरिया में डिवाइड करेगा तो ये बाइनरी कहलाएगा, और अगर बहुत सारे छोटे छोटे से स्पोर्स बना लेगा, एंडोस्पोर्स बना लेगा और फिर हर एंडोस्पोर से एक नया बैक्टीरिया डेवलप होगा, यानी एक बैक्टीरिया का सेल काफी सारे बैक्टीरिया में डिवाइड हो गया तो उसको मल्टीपल फिशन कहा जाता है। सो यहाँ पेरेंट बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है दो बैक्टीरिया के अंदर, तो इस तरह का रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन कहलाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कल्टीवेटिंग अ न्यू प्लांट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट इज कॉल्ड। एक नया पौधे को उगाना, एक नए पौधे को कल्टीवेट करना जिसके अंदर ह्यूमन की एफर्ट शामिल हो, ये क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर नन ऑफ दिस। तो बच्चों वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मैंने आपको बताया कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट के जरिए अगर कोई नया पौधा पैदा हो जाए इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में भी कुछ इसी तरह होता है, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स का इस्तेमाल करके एक नया पौधा उगाया जाता है। बट आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ये कोई नेचुरल मेथड नहीं होता बल्कि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के अंदर ह्यूमंस की एफर्ट इन्वॉल्व होती है। सो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कल्टीवेटिंग का नए प्लांट्स को कल्टीवेट करने का एक ऐसा मेथड है जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन ग्राफ्टिंग अ ब्रांच ऑफ डिजायर्ड प्लांट इज कॉल्ड। ग्राफ्टिंग टेक्निक के अंदर डिजायर्ड प्लांट की जो ब्रांच है उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक, टीचियन, बड या नन ऑफ दीज। तो हमने आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में आज के लेक्चर में तीन टेक्निक्स हमने पढ़ी, कटिंग, ग्राफ्टिंग और क्लोनिंग। जिसमें से ग्राफ्टिंग में हमने देखा कि हमारे पास दो प्लांट के स्टेम्स होते हैं। एक ऐसा स्टेम होता है जो कि जमीन में फिट हुआ होता है, उसके पास अपना एक रूट सिस्टम होता है और उसको स्टॉक कहा जाता है। और जो डिजायर्ड प्लांट होता है जिसकी ब्रांच को हम स्टॉक के साथ अटैच करते हैं उसको सीचियन कहा जाता है। तो वो इन ग्राफ्टिंग अ ब्रांच ऑफ डिजायर्ड प्लांट इज कॉल्ड सीचियन। तो आंसर हुआ इसका बी, सीचियन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस
आपको जो नीचे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ए वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बी आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या डी नन ऑफ दिस, इनमें से कौन सा नेचुरल प्रोसेस नहीं है, यानी कि ऑर्गेनिज्म कुदरती तौर पे नहीं करता। सो इसका आंसर है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, क्योंकि प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए तो नेचुरली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बट आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कोई नेचुरल मेथड नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल मेथड है, इसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं। सो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, उसके आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। सो पहले तो हमने एडवांटेजेस को बयान किया। पहला एडवांटेज है, वन पेरेंट प्लांट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये सेक्सुअल मेथड होता है। ऑफ स्प्रिंग इज जेनेटिकली आइडेंटिकल, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए नए पौधे पैदा होते हैं, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा, सो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो एडवांटेजेस आपके सामने हैं, फर्स्ट है वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये सब एसेक्सुअल है। ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये एसेक्सुअल मेथड है, और हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि एसेक्सुअल मेथड में खाली एक ही पेरेंट चाहिए होता है। सो एक पेरेंट चाहिए, कोई दो पौधे नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही पौधे से आप जो है वो कई सारे पौधे पैदा कर सकते हैं। ऑफ स्प्रिंग इज जेनेटिकली आइडेंटिकल, यानी कि जितने भी नए प्लांट्स पैदा होंगे वो सारे पेरेंट प्लांट से आइडेंटिकल होंगे। सेलेक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट डेवलप इन ऑफ स्प्रिंग, आपने जो सिलेक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं, वो आपने जो कैरेक्टर्स हैं आपके सिलेक्टेड, वही फिर आपके ऑफ स्प्रिंग में आ रहे होते हैं। इट इज अ फास्टर मेथड, फास्ट मेथड होता है ऑफ डेवलपिंग न्यू प्लांट, बिकॉज ये एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल मेथड फास्ट होते हैं। अर्ली फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन अकर्स, प्लांट कवर अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड रैपिडली, काफी बड़ी जगह को प्लांट जल्दी कवर कर लेता है। इट इज अ श्योर एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के डिसएडवांटेजेस की। तो फर्स्ट है जी, एवोल्यूशन डज नॉट अकर, सारे पौधे एक जैसे होंगे, जितने भी नए पौधे होंगे, कोई एवोल्यूशन कोई वेरिएशन नहीं होगी। नेचुरल डिस्पर्सल डज नॉट अकर, सो प्लांट आर नॉट वाइडली डिस्ट्रीब्यूट, कुदरती तौर पर जो है वो प्लांट जो है वो नेचुरली डिस्पर्स नहीं हो रहा, तो प्लांट जो है वो खाली एक खास जगह पर होंगे, दूर दूर तक नहीं फैले हुए होते। सिंस मैनी प्लांट्स आर प्रोड्यूस, इट रिजल्ट्स इन ओवरक्राउडिंग एंड लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, काफी ज्यादा पौधे पैदा हो जाते हैं छोटी सी जगह के अंदर, तो फिर उस जगह पर जो है वो ओवरक्राउडिंग हो जाती है, प्लांट्स की न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी सॉइल में। They are more prone to disease that are specific to the species. This can result in the destruction of the entire crop. So this is question number 1. Now moving on to question number 2. How a new plant develop with an already growing plant? इसका आंसर है, न्यू प्लांट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स सच एज रूट, स्टेम्स, सक्कर्स एंड लीफ. दिस प्रोसेस कैन बी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ लीफ डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, लीफ से कैसे नए पौधे पैदा होते हैं. तो ये हमने ब्रायोफाइलम में बात की थी. सम लीफ लाइक ब्रायोफाइलम हैव बर्ड्स ऑन देयर मार्जिन. व्हेन दिस लीफ fall on the ground or bud come in contact with the soil, artificial roots start to develop. After some time, these parts of leaf develop into an independent plant. और ये हमने जो है वो ब्रायोफाइलम की डायग्राम बना दी. क्वेश्चन नंबर 4, राइट डिफरेंसेस बिटवीन पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस. पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस पर आपको डिफरेंसेस लिखना है. तो आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा, 2 कॉलम्स आपने बनाए. फर्स्ट कॉलम इज पार्थिनोकार्पी एंड द सेकंड कॉलम इज ऑफ पार्थिनोजेनेसिस. पार्थिनोकार्पी में आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा, द प्रोसेस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी. यानी ओवरी से फ्रूट बन जाए लेकिन कोई फर्टिलाइजेशन ना हो. या आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ओवरी जो है जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर ओवरी डेवलप होती है फ्रूट के अंदर. बट अगर ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट में डेवलप हो जाए तो इसको पार्थिनोकार्पी कहा जाता है. जबकि पार्थिनोजेनेसिस के अंदर एग डेवलप होता है एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एग इनटू न्यू इंडिविजुअल
विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। फिर आपने पार्थिनोकार्पी में बताया कि इट इज नॉट अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये कोई रिप्रोडक्शन की टाइप नहीं होती, बस ये तो फ्रूट बन रहा है। जबकि पार्थिनोजेनेसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, भले यहाँ पर एक फीमेल गैमेट यूज हो रहा है बट उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, सो ये एसेक्सुअल मेथड होता है। फिर पार्थिनोकार्पी में आपने बताया इट कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, इसके जरिए जो फ्रूट बनते हैं चूंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो उसके अंदर कोई सीड नहीं होता। जबकि पार्थिनोजेनेसिस में आपने बताया इट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेराइल ऑफस्प्रिंग, यानी कि एग डेवलप करके जो इंडिविजुअल बनेगा वो स्टेराइल होगा, वो गैमेट्स नहीं बनाएगा, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। पार्थिनोकार्पी चूंकि रिप्रोडक्शन की टाइप नहीं है लिहाजा ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट प्रोड्यूस, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्थिनोजेनेसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप होती है लिहाजा हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस। पार्थिनोकार्पी जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, जबकि पार्थिनोजेनेसिस कुछ लोअर प्लांट्स में और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें होता है। ये उनकी एग्जांपल्स हैं बनाना, सीडलेस वाटरमेलन, ऑरेंजेस, जबकि पार्थिनोजेनेसिस की एग्जांपल में आ जाएगा हनी बी, रोटिफायर और कुछ लिजर्ड्स होती हैं, उनमें पार्थिनोजेनेसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एपोमिक्सिस, व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस क्या होती है और इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहा जाता है। सो व्हाट इज एपोमिक्सिस, इट इज अ टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस इन विच सीड एंड एम्ब्रियो आर प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये पार्थिनोजेनेसिस जो अभी आपको मैंने पिछले सवाल में बताया कि पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है एग जो है फीमेल गैमेट यानी एग विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप कर जाए, उसको आप पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो एपोमिक्सिस भी पार्थिनोजेनेसिस की एक किस्म होती है, इसके अंदर सीड बनते हैं, एम्ब्रियो बनते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ठीक है, यानी कि सीड भी बनेगा, एम्ब्रियो भी बनेगा, लेकिन उमूमन प्लांट में एम्ब्रियो और सीड जब बनता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। यहाँ पर एपोमिक्सिस में सीड और एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं। न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो आर क्लोन टू द मदर प्लांट एंड इज आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अब ये जो नया प्लांट पैदा होता है, एम्ब्रियो के जरिए जो नया पौधा पैदा होगा वो बिल्कुल मदर की एग्जैक्ट कॉपी होगा, और या तो हैप्लॉइड होगा, अगर ये जो एम्ब्रियो था ये हैप्लॉइड है तो ऑर्गेनिज्म भी हैप्लॉइड होगा, और अगर ये डिप्लॉइड है तो ऑर्गेनिज्म भी डिप्लॉइड होगा। इट इज द ओनली टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व द सीड फॉर्मेशन। ये वाहिद ऐसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें सीड बनते हैं, और ये आपको फ्लावरिंग प्लांट्स में मिलता है। एपोमिक्सिस अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं और उन गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन होती है। अब यहाँ गैमेट तो इन्वॉल्व है बट उसकी फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए हम इसको एसेक्सुअल कह रहे हैं, सेक्सुअल नहीं कह रहे हैं। तो यही बात आपने यहाँ लिख दी, एपोमिक्सिस डज नॉट इन्वॉल्व इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट अनलाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So no new genetic combination occur in it, thus it is considered as a type of asexual reproduction. क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, डिफाइन आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, राइट सम मेथड ऑफ इट। आपको आर्टिफिशियल प्रोपगेशन डिफाइन करना और उसके जो मेथड है, जो आपने 3 मेथड पढ़े, कटिंग, ग्राफ्टिंग और क्लोनिंग, उनको आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये आपके पास आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की डेफिनेशन आ गई। कल्टिवेटिंग अ न्यू प्लांट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। इट टेक प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड्स, और तीनों मेथड आपने 1 by 1 डिस्क्राइब किए। सबसे पहले आपने कटिंग बताया। इट इज द मोस्ट कॉमन टेक्निक इन विच अ ब्रांच ऑफ स्टेम विद बड्स इज कट ऑफ एंड प्लांटेड विद सम बड्स अबव एंड बिलो द सॉइल। एडवेंटिशियस रूट डेवलप फ्रॉम द बड बिलो द सॉइल एंड अ न्यू प्लांट इवेंचुअली फॉर्म। मिसाल के तौर पे आपने बताया कि ये टेक्निक शुगर केन, स्वीट पोटैटो या रोज के अंदर किया जाता है। नीचे आपने एक डायग्राम ड्रॉ कर दी ताकि आप कटिंग को एक्सप्लेन कर पा रहे हो। नेक्स्ट है जी ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में आपने बताया, इन ग्राफ्टिंग अ ब्रांच ऑफ डिजायर्ड प्लांट कॉल्ड सीचियन इज कट एंड अटैच टू द स्टेम ऑफ अनदर प्लांट कॉल्ड स्टॉक दैट रिमेन्स रूटेड इन द ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, varieties of mangoes, apple and oranges are obtained by grafting। ये भी हमने पढ़ लिया था आज के लेक्चर में कि ग्राफ्टिंग क्या होती है, स्टॉक और सीचियन क्या होता है, और ये भी आपको बताया था कि इस टेक्निक के जरिए हम मुख्तलिफ पौधों की नई वैरायटीज बनाते हैं।
और आखिर में आपने टिश्यू, जिसको आप टिश्यू कल्चर क्लोनिंग, जिसको आप टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, इसको आपने एक्सप्लेन किया। इन दिस टेक्निक टिश्यू ऑफ सिलेक्टेड प्लांट्स आर कल्चर्ड इन टेस्ट ट्यूब और डिशेस and hormones are added to speed up the growth. The new plant then transferred into large field for commercial production. आप किसी भी सिलेक्टेड प्लांट के कुछ टिश्यूज को लैब में डिश के जरिए ग्रो करते हैं। उस डिश के अंदर आपके पास इन टिश्यूज के साथ साथ एक ग्रोइंग मीडियम होता है जिसमें हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो जो आपके टिश्यूज हैं वो डेवलप करते हैं, छोटे छोटे से प्लांटलेट्स बन जाते हैं, फिर उनको आप जो है वो प्लांट कर देते हैं कमर्शियली। क्वेश्चन नंबर 7, राइट डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। वेजिटेटिव और आर्टिफिशियल प्रोपगेशन पे आपको डिफरेंसेस लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने इन दोनों के डिफरेंसेस को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ से आप सवाल के आंसर को नोट डाउन कर लिएगा। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन सी यानी डिटेल क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। यानी प्लांट्स, बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स होते हैं उन्हें आपने डिफाइन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अक्सर जो है जो ये क्वेश्चन जो है वो सवाल में इंक्लूड किया जाता है सेक्शन सी में। सो आपने जितने भी आज के लेक्चर में टॉपिक्स पढ़े हैं वो सब आपको यहाँ डिफाइन करने होंगे। आपने फिशन बताया सबसे पहले। इट इज द फास्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट, ये प्रोकैरियोट्स में होता है, और न्यूक्लियस डिवाइड ये यूकैरियोट्स में होता है। आपको यूकैरियोट्स में मैंने एग्जांपल बैक्टीरिया उसकी एमीबा की रखी थी, और जो जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट हो रहा था वो मैंने आपको बैक्टीरिया में बताया। देन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू डॉटर ऑर्गेनिज्म। फिर आपने इसकी टाइप्स बताई। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिशन, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में आपने बताया कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड होकर 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फेवरेबल कंडीशंस में होता है बैक्टीरिया वगैरह के अंदर। जबकि मल्टीपल फिशन में जो एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे छोटे छोटे डॉटर ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसका पूरा मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। छोटे छोटे से न्यूक्लियस बनते हैं, फिर उन पर साइटोप्लाज्म आ जाता है या एंडोस्पोर्स हो जाते हैं। जो मेम्ब्रेन होती है वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर जब कंडीशंस अच्छी हो जाती हैं तो ये सिस्ट ब्रेक होती है या एंडोस्पोर्स रिलीज होते हैं, और हर एंडोस्पोर एक नए डॉटर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कर जाता है। सो ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। मिसाल के तौर पे आपने प्लाज्मोडियम के बारे में बताया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीपल फिशन के जरिए रिप्रोड्यूस करता है। फिर नेक्स्ट आपने जो मेथड डिफाइन किया हुआ है वो है बडिंग। बडिंग में आपने बताया इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड आउटग्रोथ कॉल्ड बड इज फॉर्म ऑन द पेरेंट बॉडी। Then the nucleus divide by mitosis. One of the nucleus shifted into the bud, which then fully grown and get detached from the parent. For example, yeast and plant. यहाँ पे हमने हाइड्रा को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हाइड्रा एक एनिमल है। यहाँ पर हमें एनिमल नहीं, प्लांट्स, बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट का कहा था। सो इसलिए हमने यहाँ हाइड्रा नहीं लिखेगा। आप भी यहाँ हाइड्रा की एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ एनिमल्स का जिक्र नहीं करना। स्पोर फॉर्मेशन आपने बताया। फंजी, एल्गी एंड प्लांट कंटेन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया which contain many unicellular spores. Spores are unicellular, light and small, which can be dispersed by wind, water and animals and grow into new mycelium, for example rhizopus. फिर आपने vegetative propagation बताया. It is the type of asexual reproduction in which a new plant grow from a fragment of the parent plant or grow from a specialized reproductive structure such as runner, stolon, rhizome, bulb, stem tuber, bulbil, root tuber, phylloclades और सब इन सब की आपने ब्रैकेट में एग्जांपल्स भी दी हुई है। रनर की देख लें, ग्रास, स्ट्रॉबेरी, स्टोलन की मिंट एग्जांपल है, राइजोम की जिंजर है, बल्ब की अनियन होती है, स्टेम ट्यूबर की पोटैटो है, बुलबुल की ब्रायोफाइलम है और रूट ट्यूबर की स्वीट पोटैटो है, ओपेंशिया है जी फाइलोक्लेड्स की। These structures have large amount of reserve foods and having bud which grow into a new plant. यहाँ आप आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि आपसे नेचुरल मेथड पूछे जा रहे हैं। आर्टिफिशियल जो है, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन वो एक आर्टिफिशियल मेथड है, नेचुरली वो प्लांट्स में नहीं होता। ये आपकी कंसर्न डायग्राम है। फर्स्ट डायग्राम जो है वो बडिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, जो सेकंड डायग्राम है वो बाइनरी फिशन बैक्टीरिया में रिप्रेजेंट हो रहा है, और थर्ड डायग्राम में स्पोर फॉर्मेशन रिप्रेजेंट हो रहा है।
So that is today's lecture about some common method of asexual reproduction. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले लेक्चर के साथ मुलाकात होगी. ख्याल रखिएगा अपना. अल्लाह हाफिज.